गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। तो देखिए, हमारी जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, उसमें मैंने आपको कल एक्सरसाइज 1.2 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्पल बताए थे ताकि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से ईजिली कर सकें, ठीक है। और आज मैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को आपको बारी बारी समझाऊंगी ताकि आप बहुत ही अच्छे से कर सकें। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको लगेगा कि कितना बड़ा है ऐसा है, लेकिन सब इजी है, ठीक है। मैं आपको सब बारी बारी करके दिखाऊंगी। तो आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आइए स्टडी स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट स्टार्ट। ओके, तो आइए मैं पहला क्वेश्चन आपका लेती हूँ। जो पहला क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है वह है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। मैंने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने बताया था कि आपको क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है, ठीक है, जो कि अभाज्य संख्याओं से ही वो होता है। मतलब एक दिए हुए भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मैंने आपको कल ये सारी चीजें बताई थी। तो आइए मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो आपको दी हुई आपकी जो निम्नलिखित यानी कि जो दी हुई आपकी संख्याएं हैं, ठीक है, इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपको दिखाना है। तो आइए मैं पहला लेती हूँ। पहला आपका है 140। मैं ये आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो आपका दिया क्या है, वो है 140, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये 0 आप 2 से कट कर सकते हैं, तो 2 से ले जाइए आप। होगा। तो ये जो आपने इसका गुणनखंड किया, 140 आपका पहला दिया हुआ ऑप्शन है, ठीक है। आपको इसको करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है। तो इसका जो 140 का आपने गुणनखंड किया, आपने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे गुणनखंड किया। अब इसे गुणनखंड के रूप में लिख के दिखा देना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 140 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या आप इसे लिख सकते हैं, ये 2 बार है तो 2, 5 का एक ही बार है तो घात में 1 लिख सकते हैं, 7 को एक बार में। तो ये होगा आपका आंसर। तो मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से दी हुई संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं। पहले आप दी हुई संख्या का गुणनखंड करेंगे और फिर उसे गुणनफल के रूप में दिखाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक और करके बता देती हूँ, बहुत इजी है। देखिए, आप ये जब ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजी है। इससे इजी तो आई थिंक कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखिए, तो मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि आपका 156 कैसे हुआ। तो अब आपको इसको लिख के दिखा देना है। 156 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पर 2 आपको दिख रहा है, 2 बार है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 1 बार है आपका और 13 भी 1 बार है। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरह से गुणनफल के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो बाकी 2-3 क्वेश्चंस हैं ये आप करेंगे, ठीक है। और यदि आपको नहीं आता है तो आप मुझसे दोबारा क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपको करना है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करिए। युग्म मतलब जो जोड़ा होता है, पेयर होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 संख्याएं दी हुई हैं, इसे युग्म कहते हैं। एक साथ जब लेते हैं तो युग्म कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के जो युग्म दिए हैं उन दोनों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसकी जांच भी कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले जो आपको दोनों संख्याएं दी हैं इसका आप बारी बारी गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने के बाद जो उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसकी सबसे छोटी घात आपकी HCF हो जाएगी और बड़ी घातों का गुणनफल क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है। HCF और LCM जब आपका फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक जांच करनी है। जांच में क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल करके देखना है कितना आ रहा है, और इन दोनों का जो आपने HCF और LCM निकाला है उन दोनों का गुणा करके देखना है कितना आ रहा है। यदि दोनों बराबर आएगा तो यही आपका है कि हाँ ये जांच सही है। तो ये आपको करना है। तो आइए मैं एक करके आपको दिखाती हूँ, फिर बाकी के 2 आप करेंगे, ठीक है।
मैं फर्स्ट आपको करके दिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो आपको दी हुई संख्याएं कौन कौन सी हैं, ध्यान से समझिएगा। आपकी दी हुई संख्याएं हैं 26 और आपका दिया है 91, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले 26 और 91 का बारी बारी गुणनखंड करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 26 का करने के लिए, यहाँ पर आप कर लीजिए 91 का करने के लिए, और यहाँ पे आप बारी बारी दोनों के गुणनखंड कर दीजिए। 26 का कर दीजिए तो 2 3 6 हो गया, और यहाँ पर आप 91 का कर दीजिए। होगा। अब आप क्या करेंगे, आप ये गुणनफल के रूप में यहाँ लिख दीजिए। तो 26 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 13, ठीक है। ये भी 1 ही घात है और ये भी 1, क्योंकि एक ही बार है दोनों। उसी तरह से 91 को क्या लिखेंगे, 7 गुणे 13, ठीक है। यहाँ 7 भी एक बार है, 13 भी एक बार है, तो आप 1 इसके घात पे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा जो HCF होता है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, HCF और LCM। तो HCF जो होता है वो उभयनिष्ठ जो आपका गुणनखंड है, ये गुणनखंड दोनों का है, उसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, ये है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का सबसे छोटी घात जो होती है वही आपकी HCF होती है। तो इन दोनों में तो 1 एक ही बार है, तो छोटी घात यानी कि वही लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका HCF, 13 के घात 1 यानी कि 13, ठीक है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर HCF ऑफ 26 और 91 का क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में कंपैरिजन करेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड ये है और उसकी छोटी घात जो होती है, तो छोटी घात क्या है, दोनों में एक ही है। अगर 2 होता, मान लीजिए 13 के घाते 2 होता, तो दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो 13 के घाते 1 होता, तब भी एक ही होता। और यहाँ पर दोनों में एक ही है, तो भी क्या हो जाएगा आपका 13 के घाते 1, यानी कि आपका HCF कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। ये तो निकल गया HCF। अब आपको फाइंड आउट करना है LCM, ठीक है। मैंने आपको बताया था LCM जो होता है वो बड़ी घातों का गुणनफल होता है, ठीक है। बड़ी घातों यानी कि यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, आपका 2 के घाते 1, ठीक है, गुणे ये दोनों में है तो 13 के घाते 1 और गुणे 7 के घाते 1, ये जो आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 के घाते 1 गुणे 7 के घाते 1 और गुणे 13 के घाते 1, ये आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो आप इसे गुणा कर लीजिए, 7 दूनी आपका हो जाएगा ये 14 और ये हो जाएगा आपका 13, और उसके बाद आपका इन दोनों का आप गुणा करके देखेंगे तो आपका आ जाएगा 182, ठीक है। करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि उसका HCF कितना है, 13, और LCM कितना हो गया, 182। ये तो हो गया कि क्वेश्चन में आपको HCF और LCM निकालना था। उसके बाद आपको एक जांच करनी थी कि जो 2 संख्याओं का गुणनफल है वो HCF गुणे LCM होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जांच करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। देखिए जांच करेंगे तो हमें क्या क्या दिखाना है, एक दिया हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि जो दी हुई दोनों संख्याएं क्या है, 26 और 91, तो 26 गुणे 91, ठीक है। तो 26 और 91 का जब आप गुणा करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, करके देख लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये आ रहा है आपका 2366, तो ये आपका आ जाएगा 2366, ठीक है। ये आपका इतना आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको किसके बराबर दिखाना है, HCF गुणे LCM के बराबर है, ये दिखाना है। तो अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर ले लेंगे HCF गुणे LCM बराबर, HCF कितना निकल के आया है, 13, LCM कितना निकल के आया है, 182। इन दोनों का भी जब आप गुणा करके देखेंगे तो आपका आएगा 2366, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे,
अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। प्रूव्ड। ठीक है, तो बात समझ में आई मेरी। पहले हमने क्या किया, दोनों दी हुई संख्याओं का गुणनखंड किया बारी बारी, उसके बाद हमने HCF फाइंड किया। HCF कैसे फाइंड करते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात जो होती है, और LCM क्या होता है, बड़ी घातों का गुणनफल होता है। ठीक है, उसके बाद हमें जांच करनी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF गुणे LCM के बराबर है। तो हमने निकाल लिया दो संख्याओं का गुणनफल, पहले जो दोनों दी हुई संख्या है उनका गुणा करके निकाला, और HCF जितना आया है और LCM जितना है उनका गुणा कर दिया, दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अब ये मैंने एक बताया आपको, ये और ये दोनों आपको करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बताऊंगी। देखिए सारे क्वेश्चंस बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैं आपको 1-1 करके सबके बताऊंगी सारे क्वेश्चंस के, और बाकी के जो 2-2 क्वेश्चंस होंगे वो आप करेंगे, और अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे से वापस क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं पहला आपको करके दिखाती हूँ इसमें करना क्या है। देखिए आपको कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं, आपको दिया है पहले में 12, 15 और 21। ठीक है, आपको क्या करना है, इन पूर्णांकों का HCF और LCM निकालना है, लेकिन किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पर 12 का, यहाँ पर 15 का, यहाँ पर 21 का आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप करते हैं, तो सबसे पहले हम 12 का कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसका कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 × 5, और ये हो जाएगा 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7। ठीक है, अब आप इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 को क्या लिखेंगे आप, 2 × 2 × 3। ठीक है, और 2 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 के खाते 2, और 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो ये लिखेंगे। उसी तरह से आप 15 को लिख लीजिए, तो क्या लिखेंगे, 3 × 5, तो ये दोनों ही 1 बार है, तो आप इस तरह से लिख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर 21 का लिखेंगे, 21 का कितना है, 3 × 7, तो 3 भी 1 ही बार है ना, और 7 भी 1 ही बार है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। सबसे पहले हमने दी हुई संख्याओं का क्या किया, गुणनखंड किया, उसके बाद उसे गुणनफल के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब आपको HCF और LCM निकालना है। तो देखिए HCF मैंने आपको बताया, मैं बार बार ये बात बता रही हूँ कि HCF जो होता है हमारी उभयनिष्ठ गुणनखंड का सबसे छोटी घात जो होती है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, मैं एक बार ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे HCF = देखिए मैंने अभी बार बार आपको बताया, मैं यहाँ पे लिख भी मैंने दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, सारा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो HCF क्या होता है, HCF जो ये तीनों संख्या का निकालना है, आप इससे लिखेंगे HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। तो क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ छोटी घात का गुणनफल। क्या होता है कि जो आपका गुणनखंड आया है उसमें पहले आप उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढेंगे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर इन तीनों में आपको ढूंढा जाए तो आपको पता चल रहा है कि आपका 3 जो है ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, अब इसमें आपका सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो HCF नहीं होता, उनकी छोटी घात जो होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घात यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर 3/2 होता, 3/3 होता, यहाँ 3/4 होता, तो तीनों में आपको पता चल गया उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, और उसकी छोटी घात यानी 3/2 होता वही आपका क्या होता है, HCF होता। लेकिन यहाँ पर आपका सिर्फ सिंगल 3/1 ही है, तो यहाँ पर जो आपका HCF हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3/1 यानी कि 3। ठीक है, HCF हो गया। उसी तरह से LCM जो होता है वो क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपका LCM क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको बार बार करके भी बता रही हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि 2 के पावर 2 है, ठीक है, 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 1 सभी में है, ठीक है, और उसकी बड़ी घात लेंगे। बड़ी घात में यहाँ पर तो सब क्या है, अगर छोटी घात की बात होती है एचसीएफ में तो हमने बताया भी है एज एग्जांपल, अगर 3 के पावर 2 हो, 3 के पावर मान लीजिए 3 हो, 3 के पावर 4 हो, तो हम सबसे छोटी घात वो एचसीएफ में ले लेते हैं, यानी 3 पावर 2 ले लेते हैं। लेकिन एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात लेते हैं तो 3 के पावर 4 लेते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जितनी भी बची हुई संख्याएं होती हैं वो हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो आपका 3 के पावर 1 है, तो एक 3 के पावर 1 हो जाएगा, और बाकी बची हुई जो संख्याएं हैं वो, इन सभी का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम होता है। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा 2 के पावर 2, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका 3 के पावर 1, तीसरा हो जाएगा 5 के पावर 1, और चौथा हो जाएगा 7 के पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 3 गुणे 5 गुणे 7, इन सभी का आप गुणा करेंगे तो ये 4 × 12 × 5 = 60 हो गया, और ये 7 42, ये आ जाएगा आपका 420। बात समझ में आई। तो हमने क्या क्या किया, दी हुई संख्याओं का पहले गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, उनका गुणनफल के रूप में उनको लिख दिया। फिर एचसीएफ क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों के उभयनिष्ठ छोटी घात का गुणनफल, छोटी घात हमारी क्या थी तीनों में आपको पता चल गया, आपने ले लिया। और एलसीएम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो यहाँ पर इन तीनों में क्या है, ये ले लेंगे आपका तीनों में है, और उसके बाद 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, ये गुणनफल आपका हो जाएगा एलसीएम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी के बचे हुए ये दोनों आपको करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी है। एचसीएफ दिया हुआ है, दो संख्याएं दी हुई है, ठीक है, दो संख्याएं दी हुई हैं 306 और 657, जिसमें दिया है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 9, और एलसीएम इन दोनों का संख्याओं का निकालना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप दोनों दी हुई संख्याएं लिख लीजिए, उसके बाद उसका एचसीएफ जो दिया है वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों दी हुई संख्याएं लिखते हैं, ठीक है। ये मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दी गई संख्याएं कितनी है आपकी, 306 और 657, ठीक है। तो आप लिखेंगे दी गई संख्याएं बराबर 306 और 657, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है आपका, इन दोनों का एचसीएफ दिया है, तो आप लिख लीजिए एचसीएफ ऑफ 306 657 बराबर कितना दिया है 9, ठीक है, लिख लिए। अब एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बताया था ना, तो आप वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि एचसीएफ गुणे एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ जो है वो कितना दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे एचसीएफ दोनों संख्याओं का कितना दिया है 9 दिया है, तो यहाँ एचसीएफ की जगह क्या लिखेंगे 9। एलसीएम आपको निकालना है, तो यहाँ आप लिख लेंगे एलसीएम, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल जो दोनों संख्याएं दी हुई कितना है 306 और 657, तो यहाँ लिखेंगे 306 गुणे 657, ठीक है, क्योंकि इनका गुणनफल निकालना है, गुणा करना है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो एलसीएम आपको निकालना है, तो आप लिख सकते हैं एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 गुणे 657, और यहाँ पर ये जो 9 है गुणा में है, तो यहाँ का ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। 9 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 27 28 3 बचा 9 चौके 36, ठीक है, कट गया। अब कितना आया ये 34 गुणे 657, इसका आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22,338, ठीक है। तो ये आएगा आपका 22,338। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर एलसीएम ऑफ दोनों संख्या कितना है जो निकालना है, तो ये कितना लिखेंगे आप इस तरह से लिख दीजिए ऐसे बाद में 657 बराबर, ये आपको फाइंड आउट करना था। ये हो गया आपका आंसर।
तो आपने देखा आपने किस तरह किया। आपको दी हुई संख्या है जो आप पहले लिख लेंगे दोनों को, उसके बाद उसकी HCF जो दी गई है वो लिख लेंगे। फिर आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है HCF गुणे LCM इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो HCF आपका जितना दिया है वो रख लीजिए, पुट कर दीजिए। LCM की जगह LCM, दो संख्याओं का गुणनफल जो दोनों दिया हुआ है वो गुणा कर दीजिए। यहाँ से आपकी LCM फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल लिया था 4 पावर n। सेम वैसे ही प्रोसीजर आपको इसमें करना है। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वो 5 से विभाज्य होगी। मैंने आपको बताया था कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या होगी तो वो जो 0 पर समाप्त होगी वो 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में एक उसकी अभाज्य जो गुणनखंड है अभाज्य संख्या वो 5 होनी चाहिए। वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। ठीक है, तो आपको वो क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए मैंने बोला आपको कि मैं लिख देती हूँ। देखिए हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक, जो मैंने बोला वही मैंने लिख दिया, आपको बहुत इजी है। ठीक है, ध्यान से समझिए। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होगी, चाहे वो 20 हो, एज एग्जाम्पल 40 हो, 30 हो, 100 हो, 10 हो, कुछ भी आप ले लीजिए, 200 ले लीजिए। तो आपको पता है कि कोई भी ऐसी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है अगर, तो वो 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में भी, मैंने इस तरह से करके दिखाया था कि अब जो है 6 के पावर n अगर आप लेते हैं तो इस 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 उसके पावर n। तो यहाँ से आपको 2 के पावर n × 3 के पावर n मिला। तो इससे आप क्या देखते हैं कि जो 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 ही आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ इस चीज़ से आपको क्या पता चला कि जो 6 पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें केवल 2 और 3 ही आ सकता है। तो अब मैं वो भी लिख देती हूँ। तो देखिए यहाँ 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 ही आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो 6 के पावर n है उसके अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः 6 के पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मैंने अभी आपको जो बोला कि अब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हम देखेंगे तो 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती क्योंकि उसमें 2 और 3 ही आ सकती है। ठीक है, तो अतः 6 के पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी 0 यानी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहली संख्या ले लीजिए। यहाँ 2 संख्या दी हैं तो आप लिखेंगे पहली संख्या। तो आप ध्यान से देखिए पहली संख्या आपकी कितनी है, 7 × 11 × 13 + 13। यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे हैं, दोनों में आपका जो ये 13 है वो कॉमन है। तो यहाँ से आप अगर 13 ले लेते हैं तो आपका क्या क्या बचेगा, 7 × 11 और यहाँ प्लस में ये बाहर चला गया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि ये जो 13 है ये एक गुणनखंड है, किसका, दी हुई संख्या का एक गुणनखंड है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसको गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, 13 गुणे इतना लिख सकते हैं ना आप इसको। इसका क्या मतलब हुआ, ये ब्रैकेट के अंदर है जो और ये 13, ये दोनों का गुणा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं गुणनफल के रूप में है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो 13 है वो एक गुणनखंड है दी हुई संख्या का। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पर जो कि यहाँ 13 एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इसलिए जो दी गई संख्या है वो क्या है, 13 से भाज्य है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है। ठीक है, अब इसी तरह से आप दूसरी संख्या ले लीजिए अपनी। ठीक है, यहाँ पर आप ले लीजिए दूसरी संख्या अपनी ले लीजिए।
तो दूसरी संख्या आपकी कितनी दी हुई है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5। तो यहाँ से आप देखेंगे दोनों में, ये प्लस के इधर और इधर वाले में, तो 5 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो आप 5 ले लेंगे बाहर, तो कितना बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 धन, और यहाँ पर 1 क्योंकि आपने 5 बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे ये इसके कंक्लूजन पे पहुँचे वैसे ही इसे भी देखिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 5 गुणे ये आप लिख सकते हैं, यानी कि 5 क्या है, इस दी हुई संख्या का एक गुणनखंड है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दी गई संख्या है वो 5 से भाज्य है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्योंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, ठीक है, अतः दी गई संख्या क्या है, 5 से भाज्य है। तो अतः आप कह सकते हैं कि जो दोनों दी हुई संख्याएं हैं, यही पूछ रहे थे भाज्य क्यों है, तो क्योंकि ये 13 से भाज्य हो रही है वाली दी हुई संख्या, और ये वाली दी हुई संख्या 5 से भाज्य हो रही है। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः दी हुई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि आप जो दोनों दी हुई संख्या है वो भाज्य संख्या है। तो ये भी मैं लिख देती हूँ। तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 7 × 11 × 13 धन 13 जो आपकी ये दोनों संख्याएं दी थी, वो दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है, क्योंकि एक 13 से भाज्य हो, एक 5 से। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक लड़की है सोनिया, और वो क्या करी, इस मैदान का चक्कर लगा रही है, उसको 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। उसी मैदान का चक्कर लगा रहा है रवि, वो उसको 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस देखने में ये बड़ा लग रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको दोनों का जो समय है, ठीक है, उसका आपको एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही स्थान से अगर वो चलना प्रारंभ करते हैं एक ही समय पर, तो वो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ हम 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो आप कर लीजिए। पहले 18 का कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 18 का आप लिख लीजिए 2 × 3 × 3। तो यहाँ से आप 2 के घाते 1 × 3 के घाते 2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप 12 पे भी आ जाइए। 2 × 12 2 3 6 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ से आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 2 × 3 के घाते 1। ठीक है, अब आपको निकालना है एलसीएम किसका, 18 और 12 का। तो यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने बार बार आपको ये बात बताई है कि एलसीएम जो होता है वो बड़ी घातों का गुणनफल होता है। तो इन दोनों में आप कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए। बड़ी घातों 2 के घाते 1 और 2 के घाते 2 में कौन सी बड़ी घात है, 2 के घाते 2, तो यहाँ पर ले लेंगे 2 के घाते 2। और 3 के घाते 2 और 3 के घाते 1 में कौन सी बड़ी है, 3 के घाते 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 के घाते 2। तो यही आपका दोनों का गुणनफल क्या होगा, एलसीएम होगा। तो आप कर लीजिए 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 4 9 36 हो जाएगी। 4 गुणे कितना हो जाएगा 9 9 चक्के 36। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अतः सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। तो हम कह सकते हैं कि अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आप ये चैप्टर कर लीजिए, फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो दूंगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मस्ट वॉच। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।